सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम अगले टॉपिक पर आ गए हैं बेटा। अगले टॉपिक का मतलब है लोकोमोशन और मूवमेंट। हमने इससे पहले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके रेगुलेशन वगैरह डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। हम मोशन के साथ लोकोमोशन, मूवमेंट ये सब अब पढ़ेंगे कि मोशन के साथ लोकेशन बदल जाती है आपकी, तो लोकोमोशन वरना मूवमेंट, इस तरीके की बातें आइए इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, मूवमेंट हमारे पास जो होती है, हमारा एक बहुत सिग्निफिकेंट फीचर होता है बेटा, मूव करना, राइट। प्लांट्स एंड एनिमल्स अलग अलग वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स हमें शो करते हैं। जैसा अगर डायग्राम में देखोगे तो ये अमीबा की मूवमेंट है, ये प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है। प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग मटेरियल जो उसके अंदर है, साइटोप्लाज्म वगैरह की मूवमेंट होना, उसको रिप्रेजेंट बेटा यहाँ पर जब हम प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट कहते हैं तो हम बेसिकली उस साइटोप्लाज्मिक वाली मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह दिख रहे हैं, सूडोपोडिया फॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, जिसको हम अमीबॉइड मूवमेंट भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम देखते हैं बेटा तो सिंपल स्ट्रीमिंग, जैसे कि सबसे पहले इसी में आ गया कि साइटोप्लाज्म की सिंपल मूवमेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसकी बात हो गई। उसके अलावा सीलिया फ्लैजला या टेंटिकल से भी हम मूव कर सकते हैं। सीलिया फ्लैजला हमने सेल के चैप्टर में पढ़े होते हैं कि 9+2 अरेंजमेंट होती है इनकी। टेंटिकल्स का मतलब होता है फील या टच करना। ये जनरली यूज करते हैं हाइड्रा वगैरह या बाकी लोग एक्सप्लोर करने के लिए अपने आसपास के इन्वायरमेंट को। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो मस्कुलर मूवमेंट्स भी कर सकते हैं, लिम्ब जॉज वगैरह को भी मूव कर सकते हैं। व्हाट इज लोकोमोशन, कि अगर हमारी मूवमेंट से हमारी लोकेशन बदल जाए, जैसे अभी मैं स्क्रीन के सामने मूव कर रहा हूँ तो मेरी लोकेशन बदल रही है, दिस इज लोकोमोशन। बट अगर मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूँ, मेरी कोई लोकेशन नहीं बदल रही है, तो उसे हम लोग बोलते हैं बेटा मूवमेंट। तो यहाँ अभी हम लेकिन लोकोमोशन की बात कर रहे हैं, तो हमें लोकोमोशन पता होना चाहिए। तो वॉकिंग करना, रनिंग करना, इन सबसे मेरी मूवमेंट बदलती है। जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ तो बेसिकली लोकोमोशन क्या होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। ये देखो, ये व्यक्ति आपको रन करते हुए दिख रहा है, यानी यहाँ पे लोकोमोशन बहुत ही क्लियरली दिखेगा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर से क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो छोटे एनिमल्स जैसे कि प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसका एग्जाम्पल सिलिएटेड प्रोटोजोन ही होते हैं ये, तो पैरामीशियम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली वीडियो में पढ़ा था हमने इसके बारे में। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफैरिंग्स एंड इन लोकोमोशन। साइटोफैरिंग्स एक पैसेज होता है ग्यूलेट की तरह, जो फूड को रिसीव करके मूवमेंट में हेल्प करता है। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और ह्यूमंस के अंदर जो है बेटा वो मूवमेंट की एबिलिटी होती ही है। तो सीलिया की बात हो गई हमारी, टेंटिकल्स की बात हो गई, है ना, हाइड्रा में हो गए। अब कौन बच गया, फ्लैजिला बच गया, है ना। तो देखो फ्लैजिलर मूवमेंट कहाँ नजर आएगी हमें, उसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बीच में पहले इस टर्म को ले आती है ना, आगे पढ़ ही लेते हैं, बल्कि एक स्लाइड बाद ही होगा शायद फ्लैजिला के बारे में भी, है ना। तो 3 टाइप ऑफ मूवमेंट तो ये हो गई, अमीबॉइड, सिलियरी, मस्कुलर। उसके अलावा अमीबॉइड फिर एक एक करके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ही। फ्लैजिला देखो, फ्लैजिलर मूवमेंट एक तो हमारे स्पर्म सेल्स के पास होते हैं, जैसा कि डायग्राम में इसने दिखाया ही है, स्पर्मेटोजोआ, मैच्योर स्पर्म। उसके अलावा स्पॉन्जेस के अंदर कोइनोसाइट्स होते हैं, वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। उसके अलावा बेटा अगर हम देखते हैं तो यूग्लेना, डाइनोफ्लैजिलेट्स के बाद जो आता है यूग्लेना, जो कि एनिमल और प्लांट किंगडम के बीच में कनेक्टिंग लिंक है, जो कभी कभी फोटोसिंथेटिक होता है, कभी कभी सेप्रोफिटिक होता है, वो भी फ्लैजिला से ही मूव करता है। अब वापस चलते हैं जहां से हम आगे चल रहे थे। तो हमें समझाया जाता है ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट। ये मैं चल रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, मूवमेंट तो ये भी है ही, बट ये वाली मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है, इसलिए ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। दिस इज जस्ट लाइक ऑल वर्टेब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रेट्स, क्योंकि वो सिफेलोकॉर्डेट भी हो सकते हैं, वो यूरोकॉर्डेट भी हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो मूवमेंट इंटरनल भी होती है बेटा, जैसे हार्ट बीट के दौरान कार्डिक मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटर्नल भी होती है, प्लांट भी मूव करते हैं, जैसे डार्विन साहब जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे, डार्विन जी ने, कौन से, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में, कि कोलियोपेटाइल हमेशा बेंड करती है टुवर्ड्स द लाइट सोर्स, है ना, एवनअप के साथ। तो फोटोट्रोपिज्म भी होता है। फिर वाई डू एनिमल्स परफॉर्म लोकोमोशन, तो भाई या तो रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपने मेट के पास जाने के लिए, सेक्सुअल पार्टनर के पास, बचने के लिए, देखो भाग रहा हूँ मैं इस जानवर से, कुत्ते से बचते हुए, या फूड और शेल्टर के लिए भी हम लोकोमोट करते हैं, इधर से उधर खाने पीने के लिए भी हम जाते रहते हैं ह्यूमन प्रजाति के साथ। ये बात काफ़ी कॉमनली एसोसिएट देखी गई है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या होते हैं, तो एक तो अमीबा जैसे सूडोपोडिया वाली मूवमेंट, तो हमारी एक तो अमीबा करेगा ही, इसके अलावा हमारे शरीर में मैक्रोफेजेस करते हैं इसको, और ल्यूकोसाइट्स भी करते हैं, यानी कि WBC करते हैं। एक टाइप होता है WBC का मोनोसाइट, वही जब टिश्यूज में दिखता है तो कई बार हम उसे मैक्रोफेज कहते हैं,
जो कि HIV के टाइम पर भी हमें लाइफ साइकिल में पढ़ाया जाता है कि फैक्ट्री ऑफ HIV की तरह काम करता है। सिलियरी जो होता है बेटा वो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर जो है वो लिम्स, जॉज और टंग की बात होती है। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स मतलब कि जैसे कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हेल्प करता है ओवा के पैसेज में, अभी आप आगे पढ़ लेंगे, या ट्रैकिया में हेल्प करता है। तो अमीबॉइड मूवमेंट में देखो 2 सेल्स के अंदर होती है, सूडोपोडिया के थ्रू होती है। इन 2 सेल्स के अलावा तीसरा जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड आजकल वो है माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है, जो हमें सेल में पढ़ाया जाता है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, और साइटोस्केलेटल के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। वही वाले माइक्रोफिलामेंट की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारे लिए हो गया बेटा। फिर देखो सिलेरी किस में होती है, तो मैंने आपको समझाया ही था, एक तो ओवा के पैसेज में होती है, और दूसरा ये बेटा हमें ट्रैकिया के पास नजर आती है, सिलेटेड एपिथेलियम। क्या काम होता है इसका वहां पर कि डस्ट पार्टिकल्स जो आ गए हैं इनहेल्ड एयर में उन्हें निकाल देना या बाहर की तरफ प्रोपेल आउट कर देना। ये डस्ट पार्टिकल्स बाहर जाते हुए हमें दिख रहे हैं। ये यहाँ पर हमें ओवा की मूवमेंट क्लियरली दिखती है। तो इसलिए हमें बोला जाता है कि 2 जगह पर सिलेरी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। मस्कुलर मूवमेंट तो हमारी बॉडी की मसल्स ही हैं, ये तो हमेशा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करती हैं। मसल्स हमारी लिम्स में भी होती हैं, जॉज में भी होती हैं, टंग्स जैसे जॉज हैं तो यहाँ बक्सिनेटर, मैसेटर, ऐसे बहुत सारी मसल्स होती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है। मसल को 2 जगह से सिग्नल मिल सकता है, न्यूरल और स्केलेटल सिस्टम, मिलकर ये मस्कुलर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। फिर देखते हैं आगे। तो टाइप ऑफ मसल्स 3 तरीके की होती हैं भाई। एक होती है स्केलेटल या स्ट्राइटेड। स्ट्राइटेड मतलब हिंदी जिनको थोड़ी सी बेटा समझ आती होगी, स्ट्राइटेड का मतलब होता है धारीदार। एक शर्ट प्लेन है, एक स्ट्राइप्स वाली है, बिल्कुल वैसा है जैसा जेब्रा स्ट्राइप्स वाला होता है वैसे। ये जनरली स्केलेटल मसल्स के देखो पास होती हैं, इसलिए इसमें स्ट्राइशंस ज्यादा पड़ती हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो विसरल ऑर्गन्स के पास होती हैं, इसलिए इसे विसरल मसल भी कहते हैं। विसरल ऑर्गन मतलब वो सॉफ्ट ऑर्गन्स जो बॉडी की इंटरनल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं। तो स्मूथ होते हैं, ये इनवॉलेंट्री हैं, यानी हमारा न्यूरल सिस्टम हर बार इसको डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता है, डायरेक्ट उसके हमेशा रेगुलेशन में होने की जरूरत नहीं होती है, खुद भी काम कर सकती हैं। ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं, लेकिन देखो स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि देखो भाई पहली और तीसरी स्ट्राइटेड है, बीच वाली नॉन स्ट्राइटेड है। तो नॉन स्ट्राइटेड अगर पूछ लेंगे तो एक ही है, लेकिन अगर कोई ये पूछ लेगा कि अच्छा वो दोनों ऐसी को एक नॉन स्ट्राइटेड है तीनों में से, और तीनों में से एक कैसी है, वॉलंटरी है, ये आपको पता होना चाहिए, वो ये वाली है। और अगर ब्रांचिंग ऑफ फाइबर्स देखेंगे तो मसल फाइबर्स की ब्रांचिंग सिर्फ इसमें होती है, बाकी में मसल फाइबर्स ब्रांच नहीं होते, अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये तीनों नाम हो गए। इनका ऑर्गन देखो, ये दिख ही रहा होगा कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में काम आएंगे, दिख ही रहा है साफ साफ, या जेनाइटल ट्रैक्ट में ओवा वगैरह के टाइम काम आएंगे, ये मूवमेंट में काम आएंगे, ये हार्ट के लिए स्पेशल होते ही हैं, तो इन्हें कार्डिक कहा जाता है। स्केलेटल मसल्स एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट, स्ट्राइप्ड या धारीदार इनकी अपीयरेंस होती है बेटा, वॉलंटरी कंट्रोल में रहते हैं। लोकोमोटरी एक्शन या पोस्चर कि मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे को बैठना है, तो इसमें मेरी सोच के ही मेरी मसल्स के पास मैसेज आएगा कि बैठ जाओ, तभी मेरी मसल उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो वहां पर ही ज्यादा काम आता है। जैसे कि बाइसेप्स मसल्स हमारी, राइट। आगे देखते हैं, देखो विसरल मसल्स जो होती हैं वो इनर होलो ऑर्गन्स में होती हैं बेटा, जैसे मैंने अभी दिखाया था डाइजेस्टिव या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोई स्ट्राइशन नहीं होती इनके पास। इनकी जो ये शेप होती है इसको स्पिंडल शेप कहते हैं, जो कि अगर आप ध्यान दोगे तो पेरिफेरी पे बेटा थोड़ी सी टेपर्ड नजर आती है, पेरिफेरी पे टेपर्ड, और सेंटर में उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा नजर आती है। तो इसे स्पिंडल या दूसरा नाम कई बार यूज करा जाता है फ्यूजीफॉर्म भी कहते हैं। इसे हम कई बार स्पिंडल और कई बार हम इसे फ्यूजीफॉर्म भी कहते हैं, ये भी हमें क्लियरली पता होना चाहिए, इसमें भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फंक्शन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड गैमेट, डाइजेस्टिव में होंगे तो फूड ही होगा, रिप्रोडक्टिव में होंगे तो बेटा गैमेट ही होगा, सिंपल सी बात है। कार्डिक मसल्स हार्ट में होती हैं, सेल ब्रांचिंग पैटर्न में होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको, स्ट्राइटेड होती है ये भी बेटा।
कंट्रोल इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, एग्जाम्पल हार्ट मसल्स। ये इंटरकैलेटेड डिस्क वगैरह ये सब हमें पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाई जाती थी। बेसिकली ये दो सेल्स के बीच में जंक्शन का काम करते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। जंक्शन दो तरीके के होते हैं, एक डेस्मोसोमल टाइप का जिसमें ताकि दोनों कॉन्टैक्ट करें तो साथ रहें, और एक गैप जंक्शन टाइप का ताकि सिग्नल्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर पाएं। वो दोनों मिलाकर ही इंटरकैलेटेड डिस्क बनाते हैं। अब ये एनसीईआरटी का डायग्राम में देखो, जो हमें समझ में आने की कोशिश करना चाहिए, जो हमें कोशिश से समझना चाहिए। क्या है भाई इस डायग्राम के अंदर? तो वो कहते हैं कि एनसीईआरटी के अंदर कि ये जो मसल के बंडल्स हैं इनको हम कहते हैं फेसिकल्स। क्या कहते हैं बेटा? मसल के जो बंडल्स होते हैं इनको हम कहते हैं फेसिकल्स। उसके अलावा इन बंडल्स में जो ये इंडिविजुअल फाइबर्स हैं एक एक, इनको बोलते हैं मसल फाइबर्स। उसके अलावा हमारे पास इन मसल फाइबर्स के बाहर, इन मसल बंडल नहीं, मसल फाइबर्स के बाहर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। सार्को का मतलब फ्लैश या मसल, लेमा का मतलब शीट। मसल फाइबर के बाहर की शीट बेसिकली बेटा, उसे हम लोग बुलाते हैं सार्कोलेमा। और ब्लड कैपिलरीज दिखाई देती हैं। जो कनेक्टिव टिश्यूज सराउंड करते हैं बंडल्स को या उनको जोड़ के रखते हैं उन्हें फेशिया कहते हैं। 2 साल पहले नीट के अंदर ये क्वेश्चन आ गया था कि फेशिया और फेसिकल में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स कॉल्ड एज फेसिकल्स, है ना। फेसिकल या मसल बंडल का मतलब ही वो होता है लिटिल बंडल्स या स्मॉल बंचेस। एक कॉमन कोनेजल कनेक्टिव टिश्यू जो होती है बेटा, वो इन फेसिकल्स को एक साथ इकट्ठा रखती है, उसे बोलते हैं फेशिया। फेशिया का मतलब होता है बैंड या स्ट्रिप, जिसने उन दो को जोड़ रखा होता है, राइट। कि एक बंडल इधर है एक इधर है, दोनों को जोड़ने वाले बैंड या स्ट्रिप बेसिकली। ईच मसल बंडल कंटेन्स मैनी ऑफ द मसल फाइबर्स, ये भी हमने डायग्राम में देख लिया था। फिर मसल फाइबर के बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। सार्को का मतलब मसल या फ्लैश, लीमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन या शीथ। उस मसल फाइबर, मान लीजिए ये सिंगल मसल फाइबर है तो ये सार्कोलेमा है। इस मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म है बेटा उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, मसल का साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा उसे बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम का स्टोर हाउस होगा। वाई इज कैल्शियम वेरी मच इंपॉर्टेंट? तो हमें बताया जाता है कि जब हम देखते हैं इस मसल फाइबर के स्ट्रक्चर को डीप में, तो ट्रोपोनिन नाम का एक प्रोटीन वहाँ दिखाई देता है जिसमें ट्रोपोनिन सी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक उसे कैल्शियम नहीं मिलता तब तक तो एक्टिन की साइट को वो कवर करके रखता है, और जब तक एक्टिन की साइट कवर रहती है तो मायोसिन उसे अपनी तरफ पुल नहीं कर पाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है किसको? हमारे कैल्शियम के आयन को, क्योंकि वो उसे हटाने में वहां से मदद करता है ना। जब भी हम बेटा मसल फाइबर को तोड़ के देखते हैं फर्दर, तो मसल फाइबर को जब फर्दर तोड़ते हैं तो देखो ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा हालांकि गलत दिया जाता है। मसल फाइबर को और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं तो उसमें हमें मिलते हैं ये मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स को और ज्यादा ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हमें मिलते हैं मायोफिलामेंट्स। तो ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी चीज। हालांकि एनसीईआरटी कई बार मायोफिब्रिल और मायोफिलामेंट को एक ही नाम से लिख देती है, बट ऐसा नहीं होता बेटा। अपने को पता होना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है, ये अपने दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए बात, राइट। आगे देखते हैं फिर, उसके बाद देखो आगे कैसे कैसे चीजें चलती रहती हैं, उसके बाद हमें समझ में आनी चाहिए। तो देखो फिर क्या होता है भाई, जब ऐसी वाली बात हो जाती है कि हमें ये समझ में आ जाता है कि अच्छा भाई जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो फिर देखो हम क्या करते हैं। तो देखो बेटा फिर हम क्या करते हैं, अगर हम आगे बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि इसके बाद जब हम आगे की तरफ सोचते हैं तो मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट्स कुछ इस तरीके से चीज़ें होती हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि ये ब्रेक डाउन होता है,
तो जो मायो फिलामेंट्स होते हैं उसमें दो तरीके के फिलामेंट्स देखे जाते हैं। कुछ फिलामेंट्स ये वाले होते हैं जिसको हम एक्टिन कह देते हैं, और कुछ फिलामेंट को बोलते हैं हम मायोसिन। एक्टिन वाले फिलामेंट्स थोड़ा सा लाइट कलर के दिखते हैं, तो इसलिए इनके यहाँ पर जो इनके वजह से बैंड बनता है इन फिलामेंट्स के, उसे आई बैंड कह देते हैं। मायोसिन वाले थोड़े डार्क बनते हैं तो इनको ए बैंड कह देते हैं। तो लाइट बैंड, डार्क बैंड, या फिर जिसका दूसरा नाम होता है आई मतलब आइसोट्रॉपिक और ए मतलब एनआइसोट्रॉपिक, इस तरीके से भी बेटा इसके नाम रखे जाते हैं। देखो, आई बैंड को लाइट बैंड और ए बैंड को डार्क बैंड कहते हैं, है ना। आई बैंड एक्टिन, नॉट मायोसिन। फिर देखो भाई, तो स्ट्राइडेड अपीयरेंस इन दोनों की वजह से ही होती है, एक्टिन और मायोसिन की वजह से। ये पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं कि एक्टिन मायोसिन ऐसे। आई बैंड में आइसोट्रॉपिक बैंड होता है, ए बैंड को एनाइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। जब हम इनके स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ते हैं बेटा, तो हमें ये नजर आता है जो हम पिछली स्लाइड पर देख भी रहे थे कि भैया जो आई बैंड होता है उसको हम थिन कहते हैं, एक्टिन, और जो डार्क होता है हमारा थोड़ा सा, उसे हम मायोसिन कहते हैं, थिक, राइट। और उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हमारी टेक्स्ट बुक में दिखाया जाता है। क्या दिख रहा है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, अगर रेड वाला जोन मायोसिन है, ये वाला क्या है, मान लो मायोसिन है, और जो पतले वाला थोड़ा येलो वाला है, इसको क्या कह दिया उसने, एक्टिन कह दिया। तो आपको कोई भी ऐसा जोन देखोगे आप, तो इसमें 3 जोन्स आपको बहुत ही क्लियरली नजर आएंगे। कौन कौन से, देखो ध्यान से, नीचे भी दिखेगा बेटा वो, और ऊपर भी दिखेगा, सेम ही बात है। तो देखो, एक तो आपको ये जोन दिख रहा होगा जहां पर येलो और रेड दोनों हैं। ऊपर ये येलो वाला है, नीचे रेड है, येलो है, रेड है। इसको बोलते हैं जोन ऑफ ओवरलैप। यहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों नजर आते हैं हमें। दूसरा जो जोन होता है बेटा, वो होता है जिसमें सिर्फ मायोसिन है, जिसमें सिर्फ क्या है, ये वाला, सिर्फ मायोसिन। इसको बोलते हैं एच जोन। क्या बोलते हैं, एच जोन, जो कि सेंटर ऑफ ए बैंड में है। और इसके अलावा जो साइड में रह गया उसे बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं बेटा, आई बैंड, या एक्टिन वाला स्ट्रक्चर जहां पे ना ओवरलैपिंग है ना मायोसिन है। इसको देखो, अब धीरे धीरे आगे और अच्छे से समझेंगे। तो देखो भाई, अब देखो इसने फिर से वैसा ही स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रखी होती है कि ये जोन जो होता है, जो क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन होता है, एक्टिन होता ही नहीं है, उसे एच जोन कहते हैं। तो प्रोटीन आर अरेंज्ड लाइक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बेटा, पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस ऑफ मायोफिब्रिल, ताकि कोऑर्डिनेटिवली फंक्शन हो पाए। थिन फिलामेंट ये होता है, थिक फिलामेंट इसमें ये होता है। फिर देखो, इसने फिर अरेंजमेंट दे रखी है, बार बार इसने आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करी होती है। तो देखो, बोर्ड वर्क थोड़ा सा अगर हम करें तो ऐसे कह रहा है वो आपको कि अगर ये एक्टिन का स्ट्रक्चर है, इधर भी मान लीजिए एक्टिन है, तो जो मायोसिन का स्ट्रक्चर होगा बेटा, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा लेते हैं उसकी, मायोसिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, है ना, ऐसे। तो अब इसके अंदर अगर मैंने येलो को एक्टिन कहा है और रेड को मायोसिन कहा है, तो देखो सिंपल सी जोन्स बट रहे हैं मेरे। एक हिस्सा तो मेरा ये है भाई, इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं पीछे की तरफ ताकि और आसान हो जाए कहानी। तो देखो यार, एक हिस्सा तो तुम्हें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि एक हिस्सा तो ये है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, इसको बोलते हैं आई बैंड। इसके सेंटर से जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं जेड लाइन। एक हिस्सा ये है, जो दूसरे कलर ले लेते हैं हम, चलो। एक हिस्सा ये वाला है भाई, जिसमें येलो भी है और उसके जस्ट नीचे रेड 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 भी है, इसे बोलते हैं ओवरलैप जोन। कि ओवरलैपिंग हो रही है, क्या हो रही है बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है, इसको बोलते हैं जो इस वाले जोन में से पास करती है लाइन, तो एक्टिन बैंड तो हमें बेटा बिल्कुल साफ साफ नजर आ गया था, है ना।
कि ये वाला जोन एक्टिन होगा जिसमें सिर्फ येलो वाला आ रहा है, तो इसको हमने मान लो नंबर दे दिया 1। तो ये जो नंबर 1 सेगमेंट है बेटा, ये तो हो गया कौन सा, आई बैंड, इसके सेंटर में से जाएगी जेड लाइन। फिर ये नंबर 2 देखो, जिसमें कि एक्टिन और मायोसिन दोनों हैं, इधर भी है और इधर भी है, इसको हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ ओवरलैप। और जो तीसरा रह गया, जिसमें अब जो रिमेनिंग पोर्शन है, जिसमें सिर्फ मायोसिन ही है, जिसमें सिर्फ मायोसिन ही है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम एच जोन, जिसमें अब सिर्फ कौन रह गया, मायोसिन रह गया, जो तीसरे नंबर का जोन है, उसको हम बोलते हैं एच जोन, जहां पर ओवरलैप रीजन नहीं है। ये एक जनरल प्रेजेंस होती है जब भी हम स्ट्रक्चर को देखते हैं, इधर वाला, फिर दूसरे वाला और फिर तीसरे वाला। तो वही इसने इन डायग्राम्स में भी आपको समझा रखा होता है। अब जो फर्स्ट जोन है, इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगी, यहां से ये वाली या यहां से, इसको कहते हैं जेड लाइन। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं बेटा, सार्कोमियर कहते हैं। तो जेड लाइन एक इलास्टिक लाइन होती है, जो सेंटर ऑफ आई बैंड से पास करती है। थिन फिलामेंट्स अटैच टू जेड लाइन, ठीक है, एक्टिन या थिन। एम लाइन क्या होती है भाई, एम लाइन वो होती है जो इस थर्ड वाले जोन के सेंटर से पास करती है, इसको बोलते हैं एम लाइन, और इधर वाले को बोलते हैं जेड लाइन। आगे देखो, द सार्कोमियर, जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यही होता है कि अगर ये आई बैंड है ना, तो यहां पर से जेड लाइन जा रही होगी, इधर से भी जेड लाइन जा रही होगी, इनके बीच के डिस्टेंस को कहेंगे। और ये बिना देखो ये ओवरलैप का रीजन है, इस ओवरलैप के बिना वाला जो रीजन है उसे एच जोन कहते हैं, और उसके सेंटर से जो लाइन जाती है उसे हम एम लाइन कहते हैं। रेस्टिंग स्टेट एंड एच जोन, थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो पार्शली ओवरलैप करते हैं रेस्ट के टाइम पर, पार्शियल ओवरलैपमेंट। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होती है बेटा, तो क्या होता है, देखो कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उन येलो फाइबर्स को और अपनी तरफ खींच लिया जाता है। ये जो येलो फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट थे बेटा, अभी तो ये खाली है इतना सारा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इधर वाले येलो को भी और इधर वाले येलो को भी, ये रेड वाला अपनी तरफ खींच लेता है दोनों को। तो एच जोन का साइज जो होता है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। देखो, तो रेस्टिंग स्टेट तो ये होती है बेटा, और वो जोन जो किसी से ओवरलैप नहीं हो रखा होता उस टाइम, उसे क्या बोलते हैं, एच जोन बोलते हैं, जिसमें सिर्फ मायोसिन ही मायोसिन है। जैसे देखो यहाँ पर ये वाला जो जोन है वो आई बैंड है, ये वाला जोन आई बैंड है, लेकिन ये जो जोन है नंबर 2, ये क्या है, नंबर 2 ओवरलैप है, नंबर 1 आई बैंड है, नंबर 3 इज एच जोन। जब कल को कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एक बहुत सिंपल सी बात होती है, जब कल को कॉन्ट्रैक्शन होगी बेटा तो एक बहुत सिंपल सी बात होती है। क्या बात होती है भाई, तो कहते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये थोड़ा इधर मूव करेगा एक्टिन वाला, और ये भी इधर मूव करेगा, ये भी इधर और ये भी इधर, तो उससे एक ही काम होगा, एच जोन छोटा हो जाएगा। जो पहले बहुत बड़ा था वो ऐसा स्पेस जहां पे सिर्फ एम है वो कम हो जाएगा, जोन ऑफ ओवरलैप बढ़ेगा, और जोन ऑफ ओवरलैप बढ़ेगा तो आई बैंड का साइज जो होगा वो छोटा हो जाएगा। सिंपल सी बात होती है, कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं होती इसमें। तो ये बात हो गई। देखो बार बार उसने यही समझाया कि एच जोन वो वाला पार्ट होता है जहां पर कुछ नहीं होता, फिर एक ओवरलैप का पार्ट होता है, जब ये ओवरलैप का पार्ट बढ़ता है तो एच जोन का पार्ट छोटा हो जाता है। फिर देखो समरी समझा दी गई कि मसल मेसोडर्मल होती है, 3 टाइप की होती है, 40 से 50% बॉडी वेट बनाती है, यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक्टिन और एच जोन क्या होते हैं। फिर आ गया स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन के बारे में कि हर एक्टिन जो होता है बेटा वो 2 फिलामेंटस एक्टिन्स का बना हुआ होता है। और फिलामेंटस एक्टिन्स किसके बनकर मिलकर बने होते हैं बेटा, तो फिलामेंटस एक्टिन एक पॉलीमर होता है जो कि जी एक्टिन से मिलकर बनता है। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो 2 ग्रीन ग्रीन के अरेंजमेंट्स हैं, ये दोनों अगर जी एक्टिन है तो इन दोनों से मिलकर जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो एफ एक्टिन कहलाता है। ट्रोपोमायोसिन, ये जो ब्राउन वाला स्ट्रक्चर है जो इसको ओवरलैप कर रहा है हमेशा, इसको ट्रोपोमायोसिन कहते हैं। और ये जो है जो 3 छोटे छोटे गोले हैं इन्हें ट्रोपोनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोमायोसिन फिलामेंट्स ऑफ दिस प्रोटीन रन क्लोज टू एफ एक्टिन। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, कॉन्टिन्यूस नहीं होते बट इंटरवल्स पे होते हैं, उन्हें ट्रोपोनिन कहते हैं।
रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो ट्रोपोनिन होता है बेटा वो मास्क करता है किसको, एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑफ मायोसिन। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि कैल्शियम की इंपॉर्टेंस ही ये है ट्रोपोनिन सी की, कि वो जब तक कैल्शियम नहीं मिलेगा उसे तब तक ट्रोपोनिन सी मास्क करके रखेगा एक्टिन की साइट को, कि मायोसिन आके उस पर बाइंड ना हो पाए, इसकी वो पूरी कोशिश या ध्यान रखता है। फिर देखो ये मायोसिन का स्ट्रक्चर होता है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है ये भी, कि उसमें ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। हेड जब आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता है तो उसे क्रॉस आर्म कह देते हैं। जब हेड आउटवर्ड प्रोजेक्ट करता है तो उसे हम क्रॉस आर्म कह देते हैं, है ना। ये दो चेन्स हैं, दोनों हैवी हैं बेटा, इसमें लाइट चेन कुछ भी नहीं होता। ये एन टर्मिनल है तो इधर सी टर्मिनल है, ये सी है तो इधर एन टर्मिनल है ना। प्रोटीन ही तो है तो अमीनो एसिड्स का मिलकर बना ही होगा बेटा ये, है ना। एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है, लेकिन एक्टिन तभी जुड़ेगा जब वहां से ट्रोपोनिन सी हटेगा। ट्रोपोनिन को कौन हटाएगा, कैल्शियम। इसलिए कहा जाता है कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मायोसिन एक पोलिमराइज्ड प्रोटीन होता है बेटा। पिछला स्ट्रक्चर एक्टिन का था, बट ये स्ट्रक्चर जो है हमारा मैरोमायोसिन का है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा जाता है ये स्ट्रक्चर मैरोमायोसिन का है। मैरो का मतलब मियर यानी कि पार्ट होता है, मैरो का मतलब मियर यानी कि पार्ट होता है बेटा, और मायोसिन का पार्ट है तो मैरोमायोसिन। ये पॉलीमर कर कर बनाते हैं मायोसिन। मैनी मैरोमेरिक प्रोटीन्स, ईच मैरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सिंपल सी बात है, एक होता है हैवी मैरोमायोसिन और एक होता है लाइट मैरोमायोसिन, है ना। हैवी मैरोमायोसिन कौन है बेटा, हेड वाला पार्ट या जो नेक रीजन होता है जिसको हम शॉर्ट आर्म कहते हैं, वो वाला पार्ट ये हैवी है। और जो पिछला रीजन है बेटा, ये जो रह जाता है पीछे टेल वाला पार्ट, ये लाइट होता है। बट बेशक से नाम हैवी या लाइट मैरोमायोसिन है, ये याद रखिएगा, ये दोनों ही, चाहे मैं 1 की बात कर लूं या 2 की, ये दोनों ही हैवी चेन के पार्ट हैं। लाइट चेन यहाँ उसने दिखाई ही नहीं है। जनरली इसे हेक्सामर कहते हैं कि 2 तो हैवी चेन होती हैं इसके पास, और यहाँ 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ऐसे लाइट चेन्स भी होती हैं इसके पास। बट एनसीईआरटी लाइट चेन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करती है, तो अपने को उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसका जो ग्लोबुलर हेड होता है बेटा, शायद आगे देखो लिखा भी होगा, हाँ। तो बेटा देखो, हैवी मैरोमायोसिन जो कंपोनेंट है जो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है, उसका नाम मैंने आपको बताया ही था बेटा, कि उसे हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, उसे हम लोग बुलाते हैं क्रॉस आर्म के नाम से, जो कि बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करता है। देखो ये क्रॉस आर्म यहाँ पे लिखा भी हुआ है उसने, फिर से आउटवर्ड प्रोजेक्टिंग जो हेड का स्ट्रक्चर है। फिर उसने 2 साइट्स दिखाई हैं, एक्टिन और एटीपी बाइंडिंग साइट। एनसीईआरटी इसका डायग्राम थोड़ा सा ऐसे बनाती है कि एक्टिन ऊपर है और एटीपी नीचे हैं। उसके बाद जो ग्लोबुलर हेड होता है, क्योंकि उसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट होती है, इसलिए उसे एटीपीएज भी कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी को ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी हमें लाकर दे सकता है। इट हैज बाइंडिंग साइट्स ऑफ एटीपी एंड एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन। ठीक है भाई, ये बात भी। कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है, तो कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है कॉन्ट्रैक्शन का होना। अगर हम ध्यान से कभी भी सोचेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाता है, हमने पढ़ भी लिया है कि कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस कैसे होती है। तो भाई थिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो स्लाइड करते हैं ओवर द थिक फिलामेंट्स। कि अगर रेस्टिंग स्टेज पर मेरी पोजिशनिंग मान लीजिए एक्टिन की ऐसी थी और मायोसिन की ऐसी पोजिशनिंग थी, है ना। तो इस टाइम पर अगर मैं देखूंगा बेटा, तो मुझे समझाया गया था कि एक ये जोन होगा जिसमें सिर्फ एक्टिन एक्टिन होगा, येलो वाला, इसे बोलेंगे आई बैंड, ये रेस्ट फेज में ऐसा होता है। और एक जोन होगा जो ओवरलैप वाला है, ये वाला, ये ओवरलैप रीजन होगा, इसके इधर वाला आई और सेंटर वाला एच जोन। लेकिन जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या होता है, तो ये जो ओवरलैपिंग जोन है वो बढ़ जाता है। यानी अब जो सिचुएशन अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन पे नजर आएगी तो देखो वो कैसी नजर आएगी, कि अगर मैंने ये 3 लाइंस ऐसे एज इट इज ही ड्रॉ करी, मान लीजिए, है ना, एक सेकेंड, इसको इधर ड्रॉ कर लेते हैं, बल्कि कि मैंने ये 3 लाइंस ड्रॉ करी एज इट इज, तो अब की बार क्या होगा कि अगर ये रेड लाइंस हैं तो इस बार एक्टिन का ओवरलैप बहुत ज्यादा होगा।
एक्टिन कुछ इस तरीके से दिखेगा, थोड़ा सा बाहर ज्यादातर अंदर, थोड़ा सा बाहर ज्यादातर अंदर। तो यानी क्या बात मुझे समझ में आई? मुझे समझ में आई जब कॉन्ट्रैक्शन होना होगा तो देखो ये जोन ऑफ ओवरलैप कितना ज्यादा बढ़ गया है, जो कि पहले अगर 1 मिलीमीटर था और बाहर मान लीजिए 3 मिलीमीटर था, तो अब ऐसा लग रहा है कि 2.5 मिलीमीटर तो ओवरलैप में आ गया और बाहर सिर्फ कितना बचा है, 0.5 ही बचा है, जो कि ओवरलैप में नहीं है। इसी को बोलते हैं कि थिन फिलामेंट स्लाइड कर जाता है थिक फिलामेंट के पास, और जब रिलैक्स होगी तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, तो फिर से आई बैंड की लेंथ उतनी ही। अब दिक्कत क्या होगी इससे बेटा, ये जो आई बैंड होता था ये वाला रीजन, ये पहले आई बैंड था 3 मिलीमीटर का, अब आई बैंड रह जाएगा सिर्फ 0.5 का। लेकिन एक्टिन की लेंथ पहले भी 3 थी, 3 + 1 4 थी, अभी भी ऑलमोस्ट उतनी ही कहलाएगी कि वो 4 ही होगी। इस बार अगर ये 3 और 1 था तो इसको 3.5 लिख लो, अंदर 3.5 चला गया, बाहर 0.5, टोटल हो गया फिर से 4। तो इसलिए देखो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या क्या होता है। तो थिन फिलामेंट स्लाइड करते हैं, इट इज जस्ट लाइक ए स्लाइडिंग डोर, कि डोर जो होता है वो दरवाजे के अंदर चला गया, दिख नहीं रहा बट वापस आएगा, तो साइज तो उतना ही था, उसका साइज कोई कम नहीं होता। सिग्नल मिलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, और ये मसल दिख रही है नीचे, इसके पास सिग्नल आएंगे। मोटर यूनिट क्या होती है, वो मोटर न्यूरॉन जो ब्रेन से सिग्नल लेकर आता है और जिस मसल फाइबर के लिए लेकर आता है उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। इसके रिसेप्टर्स कहां पर होंगे, साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो होगी वो सार्कोलेमा पर होगी, जो कि मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, द जंक्शन बिटवीन, जो ये जंक्शन यहां पर आपको दिख रहा है कि ऊपर से ब्लू ब्लू कलर का न्यूरॉन आ रहा है, और नीचे जो है वो कौन प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है सार्कोलेमा वाला पार्ट, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहा जाता है। ऊपर न्यूरॉन, नीचे सार्कोलेमा। यहाँ पर आपको सार्कोमा लिखाई देखिए, यहाँ प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, यहाँ पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये सब अपने को न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है कि कैसे एक्सॉन टर्मिनल पे साइनेप्टिक नॉब होती है, उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर बाहर निकल कर आता है, वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर बाइंड होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, व्हाट इज मोटर यूनिट, द मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर जिसको ये सप्लाई करने वाला है। कैसे देखो, मायोसिन का लेंथ उतना ही रहता है, लेकिन एच जोन छोटा हो जाता है, आई बैंड छोटा हो जाता है, ये दो चीजें मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखी जाती हैं। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, न्यूरल सिग्नल जो होता है वो बेटा जंक्शन पे पहुंचता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, और वहां पर एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करा देता है जिसका नाम होता है एसिटाइल कोलिन। ये देखो ये रिलीज हो गया। ये एसिटाइल कोलिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये इन रिसेप्टर्स पर बाइंड करता है। ये रिसेप्टर्स किसके पास हैं, ये रिसेप्टर्स सार्कोलेमा के पास हैं, और जब ये उसको रिसीव करते हैं तो जो एक्शन पोटेंशियल ऊपर से आ रहा था वही एक्शन पोटेंशियल मसल के अंदर भी आ जाता है। और जब वो मसल के अंदर पहुंचता है तो मसल के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस रेटिकुलम में से क्या निकलवा देता है बाहर, देखो बाहर जाते हुए दिख रहे होंगे आपको, कैल्शियम आयंस। क्या निकलवा देता है, कैल्शियम आयंस। ये बेसिक काम होता है, वहां से मैसेज आता है, मैसेज आता है, ये रिसीव करते हैं, इसके रेटिकुलम में से कैल्शियम आयन निकलते हैं। तो देखो एक्शन पोटेंशियल यहां जनरेट होता है, पोटेंशियल स्प्रेड करता है और कैल्शियम को रिलीज करवाया जाता है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है कि अगर ये मेम्ब्रेन होती है और रेस्ट पर यहां बाहर माइनस चार्ज और अंदर प्लस, ऐसा मान लेते हैं, वैसा उल्टा उल्टा है, रेस्ट पे ऐसा होता है, देखो इधर वाला ऐसे, तो ये जो पोटेंशियल या चार्ज डिफरेंस होता है इसे रेस्टिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जब ये मूवमेंट में आता है, सिग्नल लेता है तो ऐसा हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्या, इस तरीके से स्ट्रक्चर को बोल देते हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल है बेसिकली। हालांकि ये एक साथ तीनों जगह पर ऐसा होता नहीं है, ये हम न्यूरल कंट्रोल में और अच्छे से पढ़ते हैं। कैसे पता है चार्ज डिफरेंस है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर वोल्टामीटर लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ एक इलेक्ट्रोड यहाँ, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आता है तो हमें पता चल जाता है कि ए और बी के बीच में चार्ज डिफरेंस कितना है। जब मेम्ब्रेन कोई काम नहीं कर रही तो मान लीजिए चार्ज डिफरेंस आ गया -70, तो हमने बोल दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, मेम्ब्रेन पे सिग्नल आ रहा है, तब हमने चार्ज डिफरेंस देखा तो वो हो गया +40। तो उस हिसाब से हम चार्ज की वैल्यूज या पोटेंशियल डिफरेंस को लिखते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन एक्शन पोटेंशियल या एक्शन रेस्टिंग RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिफरेंस या एक्शन पोटेंशियल डिफरेंस। और ये एक्शन पोटेंशियल जो डिफरेंस क्रिएट होता है +40 का, यही A से B, B से C ट्रैवल करता रहता है, इसी को हम लोग दूसरी भाषा में नर्व इंपल्स भी बोलते हैं।
तो देखो यहाँ पर नर्व इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल आएगा, फिर ये उसको रिसीव करेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से कैल्शियम आयंस को बाहर करवाएगा। ये जो कैल्शियम आयंस बेटे बाहर होंगे, ये मैंने पहले ही समझाया था, ट्रोपोनिन नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसने एक्टिन को पकड़ रखा है, तो ये जाकर उस ट्रोपोनिन पे बाइंड होंगे। ट्रोपोनिन जगह छोड़ देगा तो ट्रोपोनिन ने एक्टिन की बाइंडिंग साइट को क्या कर रखा था, मास्क कर रखा था। ट्रोपोनिन कैल्शियम को लेकर भाग जाएगा। जब वो भाग जाएगा तो ट्रोपोनिन जब अपना स्ट्रक्चर छोड़ देगा तो अब एक्टिन आराम से बाइंड हो सकता है। जैसा हमने देखो पढ़ा भी था कि ट्रोपोनिन का काम है एक्टिव साइट जो बाइंडिंग करने की है किसकी, मायोसिन की, ऑन एक्टिन, उसे रोक कर रखता है। ट्रोपोनिन का काम है बेसिकली मायोसिन को एक्टिन से बाइंड नहीं होने देना। लेकिन जब कैल्शियम मिलने के बाद ट्रोपोनिन हट जाता है तो बहुत आराम से हमारी बाइंडिंग हो जाती है, राइट। जब बाइंडिंग होती है तो दो साइट्स होती हैं, हमने मायोसिन के स्ट्रक्चर पे देखा था, एक्टिन बाइंडिंग और एटीपी बाइंडिंग। तो भाई अगर हम स्ट्रक्चर को दोबारा भी देखते हैं, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था एनसीईआरटी का डायग्राम में, ऊपर एक्टिन है नीचे एटीपी है। तो इस एक्टिन बाइंडिंग साइड जुड़ कैसे पाती है, तो कहते हैं कि एटीपी हाइड्रोलाइज करते हैं हम, इसलिए उसे एटीपीएस भी कह रहे थे ग्लोबुलर हेड को। तो हम एटीपी हाइड्रोलाइज करते हैं, उससे जो एनर्जी मिलती है उसकी मदद से मायोसिन हेड जो होता है वो एक्सपोज साइट जो पहले कवर कर रखी थी ट्रोपोनिन ने, पर ट्रोपोनिन तो चला गया तो वो एक्सपोज हो गई, उस पर जाकर बाइंड हो जाता है कौन, मायोसिन। जब वो बाइंड हो जाता है उस साइट पर तो दोनों के बीच में, जब तक दूर दूर थे दोनों के बीच में ब्रिज बन जाता है। ब्रिज बन जाता है तो उसे क्रॉस ब्रिज कह देते हैं। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है तो देखो क्या होता है ना। तो देखो रेस्टिंग स्टेट थी एक्टिन की, फिर कैल्शियम बाइंड कर गया तो साइट खाली हो गई, तो देखो ये मायोसिन आके आराम से बाइंड हो गया। बाइंड हुआ तो एटीपी उसने हाइड्रोलाइज करी, तो एडीपी और फॉस्फेट को जनरेट करा और उसके पास ताकत आ गई तो उसने अपनी तरफ खींच लिया। अब खींच तो लिया मैंने, इस पेन को मान लो दूर था कोई स्ट्रक्चर, मैं खींच के यहाँ तो ले आया अपनी ताकत से, बट अब मेरी ताकत खत्म हो गई, अब मैं इसको दोबारा नहीं खींच पा रहा हूँ या छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो दोबारा खींचने के लिए मुझे फिर से एटीपी चाहिए होगा, लेकिन एटीपी बाइंडिंग साइट कहाँ पर है, हेड पर है, इसलिए मेरे को क्या करना पड़ता है, बार बार डिटैच होना पड़ता है। तो देखो वो आपको दिखाएगा कि क्रॉस ब्रिज बन जाएगा एटीपी हाइड्रोलिसिस से, फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा, ताकत आपके पास है, एडीपी फॉस्फेट अभी भी आपके पास है और हाइड्रोलिसिस की एनर्जी भी है, आप उसे खींचते हैं तो वो आपकी तरफ खींचेगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, पावर स्ट्रोक जब आ जाएगा उसके बाद आप एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज कर देंगे। देखो इसके बाद आपको एडीपी फॉस्फेट यहां भी दिख रहा था, यहां भी आगे दिख नहीं रहा है, रिलीज कर दिया। अब आप लो एनर्जी लेवल्स पर आ गए, किस पर आ गए बेटा, इसके बाद हम लो एनर्जी लेवल पर आ जाते हैं। जब लो एनर्जी लेवल पर आते हैं तो फिर से मुझे एटीपी चाहिए होता है, लेकिन जो मेरा मायोसिन का हेड है वो तो यहां इंगेज हो रखा है, एटीपी दोबारा चाहिए तो हेड को यहां से हटाना पड़ेगा तभी एटीपी मिलेगी, क्योंकि एटीपी तो हेड पर बाइंड होता है, हेड एक्टिन के साथ इंगेज्ड है। तो देखो हेड को हटाया जाता है, ये देखो हेड को हटाया जाता है, उसको एटीपी दी जाती है, फिर से वो जाकर वहां एक्टिन पर बाइंड होता है, फिर से ये सारा मैकेनिज्म चलता रहता है। ये मैकेनिज्म तब तक चलता रहता है जब तक ऊपर से सिग्नल आना बंद ना हो जाए। जैसे ही सिग्नल आना बंद होगा कैल्शियम वापस रेटिकुलम में चला जाएगा, ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्शन होना क्या हो जाएगी बेटा, बंद हो जाएगी। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो बहुत सिंपल सा फेनोमेना होता है कि एक्टिन फिलामेंट्स जो होते हैं वो सेंटर की तरफ पुल हो जाते हैं। जैसा होने से क्या होता है बेटा, जोन ऑफ ओवरलैप बढ़ जाता है, जेड लाइन पास आ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जेड लाइन पास आ जाते हैं। जैसे ये ऊपर के दो स्ट्रक्चर उसने दिखाए हैं आपको, रिलैक्स्ड और कॉन्ट्रैक्टेड। तो रिलैक्स्ड स्टेट में देखो अगर ये जेड लाइन है और ये जेड लाइन है तो गैप है इनके बीच में, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ये और ये है, तुम्हें साफ दिख रहा होगा कि ऊपर वाली के बीच में अगर 6 मिलीमीटर का गैप है तो नीचे 5 ही का गैप रह गया, तो एक तो जेड लाइन पास आती है। ओवरलैप रीजन बढ़ता है तो एच जोन छोटा होता है, ओवरलैप रीजन बढ़ता है तो आई बैंड छोटा होता है, क्योंकि आई बैंड का काफी सारा ऐसा जो पहले बाहर था अलग से, ओवरलैप से बाहर था, वो अब ओवरलैप के अंदर आ चुका होता है। तो देखो यहां पर एच जोन देखो और यहां का एच जोन देखो तो आपको दिखेगा कंपैरेटिवली छोटा हो चुका होगा। ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेंथ मायोसिन एक्टिन किसी की कम नहीं होती, सिर्फ आई बैंड ही छोटा होता है ना। दिस कॉज अ शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हमने सार्कोमियर कहा था, यहां जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर 6 है तो यहां मुझे दिखता है 5 है, इसी को हम शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर कहते हैं।
देख चेंज क्या होते हैं बेटा, मैंने बताया आई बैंड की लेंथ में कुछ नहीं होगा, आई बैंड की लेंथ छोटी होगी, ए बैंड की लेंथ में कुछ नहीं होगा, ओवरलैप बढ़ता है इसलिए आई बैंड छोटा होता है। और क्या घटता है, तो अभी आगे देखो उसने लिख रखा होगा एच जोन घटता है। और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन पर तो ये गायब भी हो जाता है, ये भी नीट के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। यही देखो लाइन है सिंपल सी, रिलैक्स स्टेट में देखो आप एच जोन कितना है, और मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में देखो एच जोन गायब हो चुका है ना। तो इसी को मैंने आपको बताया अभी। अब रिलैक्स कैसे करते हैं हम, तो मायोसिन रिलीज करता है एडीपी फॉस्फेट को और कम एनर्जी पर आ जाता है। कम एनर्जी पाता है तो नए एटीपी को बाइंड करना पड़ता है, और उसके लिए मुझे क्रॉस ब्रिज तोड़ना पड़ता है। फिर से मायोसिन हेड उसे हाइड्रोलाइज करता है, और ये साइकिल बनने और टूटने की क्या होती रहती है बेटा, चलती रहती है। देखो उसने अच्छे से समझाया है, क्रॉस ब्रिज बन गया, पावर स्ट्रोक लग गया, फिर एडीपी फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, वो फिर से कम एनर्जी पे आ जाएगा तो डिटैच होगा, फिर उस पर एटीपी बाइंड होगा, फिर से रीएक्टिवेशन होगा, फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ब्रेन से सिग्नल आता रहेगा कि आपको कॉन्ट्रैक्शंस करने की जरूरत है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। मैकेनिज्म ऑफ रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो प्रोसेस कंटिन्यू करेगा जब तक कैल्शियम आयंस पंप बैक नहीं हो जाते सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी में या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के पास। सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपैरेटस के पास पाए जाते हैं, वही सिस्टर्नी है। कैल्शियम वापस चला जाएगा तो ट्रोपोनिन वापस आ जाएगा, जिसकी वजह से एक्टिन फिलामेंट फिर से मास्क हो जाएंगे। जेड लाइंस जो होंगी वो बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आ जाएंगी, है ना, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं है तो वापस अपनी अपनी पोजीशन पे आ जाओ, ऐसा देखा जाएगा। राइट, तो देखो ये जेड लाइंस वापस आ जाती हैं। ये हमें समझाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है कि कैल्शियम आयन वापस जा रहा है, जो आया था वो वापस जा रहा होता है। कैल्शियम आयन क्या जा रहा होगा बेटा, वापस। कैल्शियम आयन जब वापस चला जाता है तो ट्रोपोनिन देखो ये फिर से आ जाता है। ट्रोपोनिन आ जाएगा तो अब मायोसिन उस पर जुड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि उसकी साइट मास्क हो गई, तो फिर कोई कॉन्ट्रैक्शन जैसे फिनोमेना हमें नहीं दिखती है। राइट, रिपीटेड एक्टिवेशन जो अगर हम बार बार हम करते रहेंगे और ऑक्सीजन उतना नहीं होगा तो फिर हमारी बॉडी क्या बनाने लगती है बेटा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर का मतलब है दो जेड लाइंस पास आ गई हैं, आई बैंड छोटा हो गया है, ए बैंड उतना ही है, एच जोन ऑलमोस्ट गायब भी हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्शन मैक्सिमम लेवल की हो जाए तो। देखो कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, जब ये रेटिकुलम से निकल रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रेटिकुलम में वापस चला जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन रुक जा रही है, इतना इंपॉर्टेंट इसका रोल है। एनसीईआरटी के डायग्राम में बताया जाता है कि रोटेशन जो हेड मायोसिन है वो रोटेट भी करता है अटैच करने के लिए, पुल करने के साथ साथ, वो सारी एनर्जी हमें एटीपी हाइड्रोलिसिस से मिलती है। बॉडी में दो तरीके के मसल फाइबर होते हैं, एक जिनमें हीमोग्लोबिन कंटेंट ज़्यादा होता है मायोग्लोबिन, रेड मसल फाइबर्स रेडिश, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ये लोग, राइट, इनको कहते हैं रेड मसल फाइबर्स। मसल बंडल के अंदर जो मसल फाइबर्स थे ये उन्हीं मसल फाइबर्स की बात हो रही है। एक होते हैं वाइट मसल फाइबर्स जिसके अंदर होता है मायोग्लोबिन का कंटेंट कम, अपीयरेंस क्योंकि पिगमेंट नहीं है तो वाइटिश, देखो वाइटिश होती है, माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, इसमें एक ही चीज ज्यादा होती है दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बाकी कुछ भी इनके पास ज्यादा नहीं होता, ये एनारोबिक होते हैं, है ना। पोस्चर वगैरह मेंटेन करने के लिए हमें हमेशा एरोबिक मसल्स की जरूरत पड़ती है, जल्दी जल्दी कोई काम करना होता है तो हम वाइट मसल फाइबर से भी कर सकते हैं। कंपैरिजन देखो तो मायोग्लोबिन यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, रेस्पिरेशन एरोबिक है, मॉडरेट है, एक ही चीज इसके पास ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बस। एरोबिक मसल में फटीक धीरे धीरे आती है, फटीक के टाइम पर ही वाइट मसल फाइबर यूज होते हैं तो दे आर फास्ट टू फटीक क्योंकि उसमें एटीपी जनरेशन कम होगी। तो देखो इसका समरी अगर हमें समझाया जाए तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लाइडिंग फिलामेंट से यूज किया गया, कैल्शियम का रोल बताया गया कि वो एक्टिव साइट्स को अनमास्क कर देती है जो कि एक्टिव साइट्स मायोसिन की होती हैं ऑन एक्टिन। एटीपी रिक्वायर होता है क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में भी और ब्रेकिंग के लिए भी। रेड और जैसे रिगर मोर्टिस एक कंडीशन होती है उसमें दिक्कत यही है, एटीपी नहीं है तो मसल डिटैच ही नहीं होता मायोसिन एक्टिन से कभी भी, तो मसल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ही रह जाती है। तो रेड और वाइट का कंपैरिजन समझाया गया बेटा। अब आते हैं मसल के बाद कि मसल का स्ट्रक्चर क्या था, कॉन्ट्रैक्शन क्या थी, रेड वाइट क्या था, टाइप ऑफ मसल्स क्या थी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं स्केलेटल सिस्टम पर। स्केलेटल सिस्टम में बोन्स होती हैं और कुछ कार्टिलेजेस होते हैं भाई, ये भी ब्लड की तरह स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ही होते हैं, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार नीट में आ चुका है।
टोटल 206 बोन्स होती हैं, जैसे जॉ बोन हमारी होती हैं, लिम्स की बोन होती हैं। बोन का मैट्रिक्स हार्ड होता है कैल्शियम की वजह से, कार्टिलेज का मैट्रिक्स प्लाइबल या थोड़ा फोल्डेबल या प्लाइबल या प्लास्टिक होता है, मतलब उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी आपको मोल्ड या रीशेप कर ले ड्यू टू कॉन्ड्राइटन सॉल्ट। ये दोनों चीज़ें भी नीट के एग्जाम में बेटा पूछी जा चुकी हैं कि कैल्शियम सॉल्ट की मदद से क्या होता है, कॉन्ड्राइटन सॉल्ट की मदद से क्या होता है। डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन्स होती हैं भाई, बाकी सारी अपेंडिकुलर में होती हैं। इसमें स्कल आती है, स्कल में करीब करीब हमें फेस और क्रेनियम मिलाकर 22 बोन्स बताई जाती हैं, वर्टिबल कॉलम में 26 और स्टर्नम होता है 1, रिब्स होते हैं 24, है ना। ईयर ऑसिकल्स नहीं दिखाए हैं इसने, ईयर ऑसिकल्स भी 6 होते हैं। तो अगर हम इसको गिनते हैं बेटा तो हमें समझ में कुछ कुछ तो नाम इस यहीं से गिन सकते हैं हम कि 20, 20, 40, 60, 70, है ना। देखो तो बोन्स हमारी ऑलमोस्ट यहीं पर पूरी हो जाती हैं कि 20, 20, 40 और 60, 60 तो सीधे सीधे ही हो गई है, 60 और 10 70 और 2 78, 2 बोन्स रह गई बस हमारी, एक हायोइड रह गई शायद इसमें जो हमने नहीं लिखी है ना। तो 79, एक आधी बोन और अभी आ जाएगी हमारी, तो टोटल जो है 80 बोन्स जो होती हैं बेटा वो एक्सियल स्केलेटन में देखी जाती हैं। देखो 1 बाय 1 देखेंगे, और इसमें अपर और लोअर लिम्ब और चेस्ट यानी पेक्टोरल और पेल्विक यानी बेस वाली गर्डल्स आती हैं। तो स्कल के अंदर 22 बोन्स होती हैं बेटा, कैसे होती हैं, तो फेस पर 8 होती हैं और क्रेनियम में 8 होती हैं और फेस पर 14 होती हैं। क्रेनियम में कौन कौन सी होती हैं, तो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, मेनिंजेस को ये कवर करते हैं, और फेस में 14 होती हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं क्रेनियम में, इनका नाम अभी आप देखोगे टेम्पोरल, पेराइटल, ऐसे नाम दिखते हैं। और एसोसिएटेड बोन्स कौन सी होती हैं, तो हायोइड बोन जैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, सिंगल बोन होती है। ईयर ऑसिकल्स होते हैं 6, मेलस इनकस स्टेप्स कान के अंदर, हायोइड यहाँ मैंडिबल के नीचे दिखी जाती है। कान में जो लिटल बोन होती है, ऑसिकल का मतलब होता है लिटल बोन, उसको हम ईयर ऑसिकल बोलते हैं। फिर आर्टिकुलेशन विद वर्टिबल कॉलम, ये ऑसिपिटल बोन जो हमारी होती है बैक साइड पे, उसका काम होता है भाई। तो देखो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स कहते हैं इनको। कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। हम और एम्फीबियन जनरली डाइकोंडाइलिक कैटेगरी में माने जाते हैं कि हमारा बैक ऑफ द हेड हमारे वर्टिबल कॉलम से 2 पॉइंट पे अटैच होता है, तो उसे डाइकोंडाइलिक कहा जाता है। फिर देखो वर्टिबल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 बोन्स होती हैं, सीरियली अरेंज्ड होती हैं। बेस ऑफ स्कल से पेल्विस यानी हमारे बेस पार्ट तक जाती हैं ये बोन्स। क्रेनियम में कौन कौन सी बोन्स होती हैं, आपके डायग्राम में लिखा जाता है बेटा, थ्योरी में तो नहीं बताया जाता। तो देखो मैं आपको वैसे बता देता हूं कि कौन कौन सी बोन्स होती हैं। तो क्रेनियम के अंदर बेटा जब हमें बताया जाता है डायग्राम के अंदर, तो टेम्पोरल बताया जाता है, पेराइटल बताया जाता है, फ्रंटल बताया जाता है और ऑक्सिपिटल बताया जाता है। 4 तो ये हो गई। इसके अलावा होती हैं एथमॉइड और स्फीनॉइड। इसमें टेम्पोरल और पेराइटल शुरू की दोनों तो पेयर में होती हैं, बाकी सब सिंगल होती हैं। तो 4 वो हो गई और बाकी 4 ये, तो टोटल 8 हो गई। फेशियल में 14 होती है। इसकी बोन्स सारी बुक में मेंशन नहीं है, बट कुछ कुछ नाम होंगे, जैसे वोमर हो सकता है, या जाइगोमैटिक्स हो सकता है, मैग्जिला हो सकता है, मैंडिबल हो सकता है, लेक्राइमल हो सकता है, ऐसे नाम वहां पर उसने दिए होंगे, वो आप एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा। स्फीनोइड बोन के डिप्रेशन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, सेला टर्सिका में वेज शेप होती है, एथमॉइड थोड़ी सी पोरस होती है, इस तरीके से भी नाम इनका कई बार बताया जाता है, बट नई वाली एनसीईआरटी में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर बात नहीं कर रहे हैं। हायोइड बोन होती है देखो बेस ऑफ बक्कल कैविटी पे। स्फीनोइड बोन कहते हैं सारी स्कल बोन से जुड़ी हुई होती है, ऐसी एक बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से नहीं जुड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं हायोइड बोन। किसी से भी इसका कोई डायरेक्ट आर्टिकुलेशन नहीं होता है बेटा। तो उसके बाद देखो ईयरोसिकल्स वगैरह हो गए। तो यहां पर टोटल कितनी बोन हो गई, तो स्कल में तो 22 थी ही, उसके बाद 6 बोन्स ये हो गई, 28 ईयरोसिकल और एक हो गई हायोइड। तो हमने 29 बोन्स यहां पर कर ली हैं। आगे देखो वर्टिबल कॉलम 26 ये हो गए भाई, बेस टू स्कल तक जाएंगे और ये वर्टिबल पूरा कॉलम होता है।
ऊपर सर्वाइकल होते हैं, फिर नीचे लंबार आ जाते हैं, फिर नीचे थोरासिक आ जाते हैं, फिर सैक्रम आ जाते हैं, कॉकिक्स आ जाते हैं। इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट रहती है। सर्वाइकल मतलब नेक, थोरासिक मतलब चेस्ट, लंबर मतलब लोअर बैक एरिया, सैक्रम मतलब सेक्रेड। पहले ऐसा माना जाता था जलाने के बाद भी जो हमारे हड्डी का कुछ पोर्शन हो जाता था, जो रह जाता था फ्यूज्ड होने के कारण इतनी इसलिए जल नहीं पाता वो, या भस्म नहीं हो पाता, तो उसको मानते थे कि ये रीइंकारनेशन, नेक्स्ट जन्म में शायद ये रोल निभाता होगा। उसको हम इसी वर्ड से सैक्रम कहते हैं। कॉकिजियल वर्ड होता है कुकू, बीक की वजह से, उस अपीयरेंस की वजह से कुकू से रिलेट करके कॉकिजियल वर्ड भी होता है। वर्टेब्रा के अंदर हमेशा एक सेंट्रल होलो पोर्शन होता है जिसमें से स्पाइनल नर्व्स वगैरह पास करते हैं, उसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, है ना। और इस सेंट्रल होलो पोर्शन न्यूरल कैनाल को ही वर्टेब्रा प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वो हमें यहां पर दिखाया जाता है, राइट। तो ये बात हो गई भाई। 29 पीछे थी, बाइकॉन्डाइल था हॉस्पिटल वाला, ये बात भी हमारी हो ही गई थी। 29 पीछे थी, 26 यहां हो गई। तो ये टोटल हो गया बेटा 15 एंड 5, 55 हो गया। कितना हो गया? 55 बोन्स यहां तक हमारी हो गई हैं। ये बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ह्यूमंस या मैमल्स में स्पेसिफिकली ऐसा देखा जाता है कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जनरली सभी मैमल्स में 7 होता है, ये नंबर इसका, और हमारे डॉर्सल साइड पर ये वाला वर्टिबल कॉलम हमें नजर आता है। तो रीजन्स देख लो क्या क्या फंक्शन होते हैं, वही बेटा देखो, सर्वाइकल, थोरासिक, लंबर, सैक्रम, सैक्रेड होने की वजह से, कुकुबीक की वजह से, प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, सपोर्ट द हेड, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर रिब्स एंड बैक मस्कुलेचर। रिब जब इस पे अटैच होते हैं तो भी आपको समझाया जाएगा, रिब बाइसेफेलिक होते हैं। कैसे? तो वो बोलेगा रिब जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक रिब का पार्ट होता है ट्यूबरकल। हेड जो होता है बेटा वो वर्टिब्रा की बॉडी से जुड़ता है, थोरेसिक वर्टिब्रा की, और ट्यूबरकल जो होता है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ वर्टिब्रा से, डोर्सल साइड पे 2 आर्टिकुलेशंस होती हैं उसकी, इसलिए उसे बाइसेफेलिक भी कहा जाता है, किसको? रिब को। देखो ये 26 होते हैं, 7 और 12 19 और 5 24, और ये पूरा फ्यूज्ड है तो 1 1 2 26। तो भाई 55 हो गई थी। 55 के बाद देखते हैं तो एक स्टर्नम हो गई जी, तो ये हो गए 56, और देखो 24 ये हो गई रिब्स, तो हो गए 80। कितने हो गए बेटा? 80। अब उधर चलते हैं, जब हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर रहे थे, देखो क्यों 79 आ रही थी, कुछ तो एक आधा मिस करा होगा हमने, वरना 79 तो नहीं होनी चाहिए थी भाई। तो 22 कर लिया था हमने स्कल में, और 6 ईयर ऑसिकल्स 28, 1 हाइवर्ड मिस कर दी थी शायद हमने ना, हाँ तभी कम आ रहा था बेटा ये नंबर। देखो 22, 26, 24, तो 20, 20, 40 और 6, 20, 20, 40, 60, 6 और 10, 70, 72, 78, 79। हाइवर्ड नहीं है, हम ऐड कर रहे थे इसलिए 80 नहीं हो रहे थे हमारे। चलो कोई बात नहीं, अब कर लिया हमने। फिर बेटा रिब्स की क्लासिफिकेशन की बारी आ जाती है कि डॉर्सली अटैच होते हैं वर्टिबल कॉलम से। कितने पॉइंट पे बेटा? मैंने अभी समझाया था 2 पॉइंट्स पे। हेड वो बॉडी के साथ, और ट्यूबरकल जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। वेंट्रली किससे अटैच होते हैं? तो वेंट्रली इससे अटैच होते हैं, स्टर्नम से। 12 पेयर होते हैं बेटा, राइट। 12 पेयर में से देखो बाइसेफेलिक भी कहते हैं क्योंकि डॉर्सल साइड पे 2 अटैचमेंट होती हैं। अब इन पेयर वाइज स्ट्रक्चर्स को अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट 7 पेयर्स होते हैं वो पक्के वाले होते हैं, उनको बोलते हैं वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स, कि एक साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होंगे और दूसरे साइड पे स्टर्नम से। अटैच्ड डोर्सली टू थोरेसिक वर्टिब्रा, वेंट्रली टू स्टर्नम वया हाइलाइन कार्टिलेज। ये जो स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ये अटैचमेंट यहाँ पर हो रही है फाइनली, इसको हाइलाइन कार्टिलेज कहा जाता है। ये वाला पार्ट कि रिब आ रही है और इससे अटैच हो रही है। शुरू के 7 पेयर तो ऐसे ही होते हैं जो बहुत क्लियरली हमें दिखाते हैं कि हम ऐसे ही अटैच्ड होंगे। लेकिन बाद वाले जो होते हैं वो डायरेक्ट ना अटैच होकर, देखो ये कॉमन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट दिखने लगती है हमें, ये वाली, इनको हम लोग बोलते हैं, देखो या ये वाली अटैचमेंट अलग है और ये वाली देखो अलग ही दिख रही हैं। इनको बोलते हैं जो डॉर्सली तो अटैच हैं, किसके साथ? आराम से अच्छे तरीके से वर्टिबल कॉलम के साथ, लेकिन सामने की तरफ डायरेक्टली स्टर्नम से ना अटैच होकर ये हाइलाइन कार्टिलेज से अटैच हो रही हैं बस। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स।
ब्लू इसमें ट्रू रिब्स हैं बेटा, ऑरेंज वाली फ्लोटिंग रिब्स बोला है उसने कि फ्लोटिंग रिब्स हैं 3 पेयर में, और पर्पल वाली सॉरी फॉल्स रिब्स हैं जो 8 to 10 है, और पर्पल वाली फ्लोटिंग रिब्स है, ये फ्लोटिंग है 11वीं और 12वीं पेयर, जो सामने की तरफ अटैच ही नहीं है, जो सामने की तरफ अटैच ही नहीं होती, नॉट कनेक्टेड वेंट्रली। और जब सामने की तरफ अटैच ही नहीं है तो इनका नाम हो जाता है वर्टिब्रल रिब्स। तो देखो इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती यार, सिंपल सी बात होती है कि हो क्या रहा है, एक में तो पूरी अटैचमेंट है स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम से, दूसरे में कोई अटैचमेंट ही नहीं है, मिडल वाला जो है वो क्या कर रहा है बेसिकली कि भाई अगर ये वाला वर्टिब्रल कॉलम है तो ये ऊपर अपने से ऊपर वाले हाइलन अपने से ऊपर वाले रिब के हाइलन कार्टिलेज से जुड़ रहा है और वो जाकर आगे जुड़ रहा है, डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है उसकी स्टर्नम के साथ, इसलिए इसे वर्टिब्रोकॉन्ड्रल कहा जाता है, उसे वर्टिब्रोस्टर्नल और इसे वर्टिब्रल रिब कहा जाता है जो किडनी को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने कि डॉर्सली जाकर अटैच होगा वर्टिब्रल कॉलम से, लैटरली जो रिब्स हैं वो प्रेजेंट ही हैं, और स्टर्नम होगा वेंट्रल साइड पे। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं हमारे कि रिब, पीछे वर्टिब्रल कॉलम, सामने स्टर्नम, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, थोरासिक केज या रिब केज। इसका काम होता है हार्ट, लंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना। अब ये हो गए एक्सियल स्केलेटन के 80 पूरे कर लिए थे हमने, है ना, जिसमें कि 24 ये हो गए रिब्स, 26 वर्टेब्रास हो गए, 22 स्कल में हो गए, ईयर ऑसिकल्स, हाइड और स्टर्नम। अब अपेंडिकुलर में देखो तो हाथ के अंदर अगर हम बोन्स देखते हैं तो हमें दिखता है कि हाथ के अंदर बोन्स कौन कौन सी हैं। तो ह्यूमरस है एक, अल्ना है एक, रेडियस है एक, है ना, 3 तो यही हो गई। कार्पल होती हैं 8 जो रिस्ट में होती हैं बेटा, यहाँ पर कलाई पे। मेटाकार्पल 5 जो हर फिंगर के नीचे हमें यहाँ बहुत ईजिली महसूस कर सकते हैं। और बचपन से जो हमने 1 2 3 की गिनतियाँ गिनी होती हैं जिसपे, उसे बोलते हैं फेलेंजेस, वो होती हैं 14। तो टोटल कितना हो गया ये 1, ये दोनों एक एक करके 2 3 3 और 8 11 5 16 और 14 30, तो 30 इधर 30 इधर, टोटल 60। ऐसे ही पैरों में भी होती हैं। तो देखो वही उसने लिखा है, ह्यूमरस 1, रेडियस 2, कार्पल 8, मेटाकार्पल 5, फेलेंजेस 4, टोटल हो गए 30। 80 वहां हो चुके थे, 30 इधर हो जाएंगे तो 60, यानी 80 + 60 कितने हो जाएंगे 140। फिर देखो अपेंडिकुलर स्केलेटन या हिंडलिम, हर हिंडलिम के अंदर भी ऐसा ही होता है। देखो एक फीमर है, एक पेटला है, ये एक टिबिया है और एक फिबिला है। टार्सल देखो बस कार्पल की जगह कौन हो गया टार्सल, और 8 से घट के क्या आ गया 7। बाकी मेटाटार्सल मेटाकार्पल जितनी है, मेटाफेलेंजेस सेम ही है। तो यहाँ पर भी टोटल क्या होगा, बस एक यहाँ घट गई तो यहाँ बढ़ गई, तो इसका टोटल भी 30 ही आएगा। तो देखो 80 + 60 वहाँ हो गए थे, फिर 60 इधर हो जाएंगे, 30 राइट लेग 30 लेफ्ट लेग, तो 140 पहले ही हो गए थे। 140 में 60 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 140 में 60 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 200, तो 200 हो गए भाई। फीमर थाई बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है भाई इसके अंदर। टिबिया फिबुला में शैंक बोन कहते हैं इसको। टार्सल एंकल बोन, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। पेटला जो कप शेप बोन होती है हमारी नी पर, वेंट्रल सामने की तरफ होती है तो वेंट्रली कहते हैं हम इसको भी। 30 बोन्स यहाँ होती है, तो टोटल 200 पे हम पहुंच गए हैं। अब बच गई 6 बोन्स का कॉन्सेप्ट, तो उसमें आती हैं गर्डल्स। सबसे पहले आता है पेक्टोरल गर्डल, इसका काम है अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से जोड़ना, यानी मेरे हाथ को किसी भी तरीके से जो मेरे एक्सियल स्केलेटन की बोन्स थी, स्टर्नम, रिब्स वगैरह, उनसे अटैच करना, वो इसका काम होता है। देखो जुड़ भी रही है यहाँ से, ये जाकर देखो स्टर्नम पे जाके जुड़ती हुई दिख भी रही है मुझे इनफैक्ट। और अगर मैं इसको सुपर इंपोज करके देखता हूं तो मुझे दिखता है कि ये जो बोन है स्कैपुला वाली, स्पेसिफिकली ये वाली, सुपर इंपोजिशन में मुझे दिखेगा ये वर्टिब्रास के आसपास ही है। सेकंड वर्टिब्रा से लेकर कहते हैं 7th वर्टिब्रा के आसपास तक ये वाली पोजिशनिंग इसकी दिखती है। तो क्लैविकल बोन होती है एक, तो जो ऊपर थी उसको हम बोल देते हैं कोलर बोन बेटा, और एक होती है हमारी स्कैपुला बोन। तो कोलर बोन हो गई, शोल्डर ब्लेड इज स्कैपुला, जो हमें ऐसे कई बार ऐसे हम फील करते हैं तो हमें फील भी होता है बैक साइड पे। लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है। और स्कैपुला की जो पोजीशनिंग है, ये किसकी पोजीशनिंग है, ये स्कैपुला की है, याद रखिएगा। 2nd to 7th जो बिटवीन थोरासिक वर्टिब्राई 2nd to 7th रिब के आसपास हमें ये नजर आती है। तो ये हमसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इसकी पोजीशनिंग को लेकर।
फिर देखो भाई, इसके अंदर इस स्कैपुला के अंदर जो ये पोर्शन होता है इसे बोलते हैं स्पाइन या रिज। इस स्पाइन या रिज से जो प्रोसेस बाहर एक्सटेंड करता है इसको बोलते हैं एक्रोमियन। तो देखो इस पूरे बोन का सबसे टॉप पार्ट तो यही है, इस पूरे बोन का ये है, इसके बाद टॉप तो यही है, इसलिए एक्रो का मतलब टॉप ही होता है, चाहे एक्रोजोम हो या एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम हो, कुछ भी हो। तो टॉप पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस फ्रॉम स्पाइन, स्पाइन से प्रोसेस एक्सटेंड करता है। इसके साथ कौन आर्टिकुलेट करता है? तो इसके साथ क्लेविकल आर्टिकुलेट करता है। किसके साथ? एक्रोमियन प्रोसेस के साथ। ये भी नीट में आ चुका है। और ये जो कैविटी है, ये जो स्ट्रक्चर है जहां पर ये ह्यूमरस नीचे से आकर आर्टिकुलेट करती है, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे जो डिप्रेशन होता है उसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं। उस ग्लिनोइड कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस आता है और स्कैपुला से जुड़ता है, उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या बोलते हैं बेटा उसे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बन गया। साइनोवियल जॉइंट होता है जो कि एक तरीके का, एक्रोमियन समझ आ गया और स्पाइन भी समझ में आ गया, ग्लिनोइड कैविटी समझ में आ गई। क्लेविकल एक तरफ यहाँ डिस्टली तो अटैच हो गई स्कैपुला के साथ और मीडियली जाकर अटैच हो रखी होती है स्टर्नम के साथ। पेल्विक गिर्डल की बात करते हैं तो उसमें दो कोएक्सियल, कोएक्सियल का मतलब होता है जिसकी कोई शेप ना हो पर्टिकुलर, या इननॉमिनेट बोन्स से मिलकर बनता है। इलियम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाला इलियम नहीं होता, इलियम, स्किम एंड प्यूबिस, तीनों पार्ट्स की लेबलिंग क्लियरली दिख रही है बेटा। ये जैसे सैक्रम की, सैक्रम में 5 बोन ने फ्यूज करके एक सैक्रम बना दी थी, ऐसे ये तीनों फ्यूज करके राइट साइड पर भी हैं ये तीनों और लेफ्ट पर भी, तीनों फ्यूज करके राइट साइड पर एक बोन बनाते हैं कोएक्सियल और लेफ्ट साइड पे दूसरी, इसलिए टोटल 2 ही गिनी जाती हैं। 200 पहले ही हो गई थी। क्लेविकल स्कैपुला इधर, क्लेविकल स्कैपुला इधर, तो 4 2 अंदर 4 और 2 ये हो गए 206। एसिटाबुलम वो कैविटी जहां पर तीनों पॉइंट्स एक साथ आकर मिलते हैं, फ्यूजन जो तीनों पॉइंट्स का होता है उसे एसिटाबुलम कहते हैं। और इस एसिटाबुलम एरिया पर बेटा आकर कौन फ्यूज होता है? तो इस एसिटाबुलम पर आकर देखो ये नीचे से कौन सी बोन आ रही है? फीमर। जैसे ऊपर ग्लिनोइड कैविटी में कौन फ्यूज होने आ रहा था? ह्यूमरस। ऐसे यहां पर कौन आएगा? फीमर फ्यूज होने बेटा आती है यहां पर। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है? 2 पेल्विक हाफ्स, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ जिस पॉइंट पर मिलते हैं, ये वाला फिब्रस कार्टिलेज का बना हुआ, इसे हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये डायलेट होता है पार्चुरेशन के दौरान ताकि बच्चे के जन्म को हम फैसिलिटेट कर सकें, इजी आउट कर सकें। तो एसिटाबुलम, प्यूबिक सिम्फाइसिस, इलियम, स्किम और ये प्यूबिस, ये वाली बात हो गई। तो एक्सियल स्केलेटन में देखो 80 होती हैं, स्केलेटल में 206 होती हैं, ये बात हम कर चुके हैं। व्हाट आर जॉइंट्स? जॉइंट्स बेटा मतलब कि 2 चीजों का जुड़ाव जहां पर होता है, बोन्स और बोन्स के बीच में भी हो सकता है, बोन्स और कार्टिलेज के बीच में भी हो सकता है। मसल्स इसमें फोर्स जनरेट करती हैं जॉइंट्स मूवमेंट के लिए हमारी बॉडी में, और जॉइंट फल्क्रम की तरह काम करते हैं। जैसे सीशॉ में सेंटर में फर्क्लम होता है और फोर्स जो साइड में 2 बच्चे बैठे होते हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही। एसेंशियल फॉर मूवमेंट इन्वॉल्वमेंट, मसल फोर्स जनरेट करती है और जॉइंट फल्क्रम की तरह इसमें एक्ट करता है जिसके अराउंड मूवमेंट हो सकती है, और उस मूवमेंट के लिए एनर्जी मसल से आती है। पहला जॉइंट होता है फिब्रस, जिसमें कोई मूवमेंट अलाउड ही नहीं होती 2 स्ट्रक्चर्स के बीच में, जैसे ये वाला है और मैं कह दूं यहाँ पर फ्रंटल है और इधर अगर पेराइटल है, तो इनके बीच में कोई मूवमेंट नहीं होगी, बेशक से जॉइंट है। बोन फ्यूज्ड एंड टू एंड, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोई मूवमेंट इसमें अलाउड नहीं होती है, इमूवेबल है। देखो ऐसा ही टीथ हमारी जॉ के साथ जो जुड़ा होता है वो भी जॉइंट होता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउड है, याद रखिएगा ये भी नीट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिमिटेड मूवमेंट होती है इसमें, और इसमें होती है कंसिडरेबल मूवमेंट। तो बोन ज्वाइन टुगेदर बाय कार्टिलेज, जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में हमें ये स्ट्रक्चर नजर आता है, या अभी जो स्टर्नम और रिब्स जुड़ रहे थे तो वहां जो हाइलन कार्टिलेज वाली बात हो रही थी वो जॉइंट्स इसमें आते हैं। साइनोवियल के अंदर थोड़ा फ्लूइड होता है जॉइंट के बीच के स्ट्रक्चर में, तो अच्छी खासी मूवमेंट हो जाती है। कैरेक्टराइज बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी, नी और शोल्डर में ऐसा देखा जाता है। तो देखो फिब्रस जॉइंट का जैसे मैंने समझाया था सूचर्स में होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती बेटा, बोन एंड टू एंड फ्यूज्ड होते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों हिस्से कैसे आपस में फ्यूज हो रखे हैं। इंटरवर्टिबल डिस्क मैंने आपको बता दिया था, लिमिटेड मूवमेंट्स होती हैं इसमें। साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं इसमें, देखो आपको एग्जाम्पल्स अभी दिखाए जाएंगे।
कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस और पेक्टोरल ग्रिडल में जो बना था थोड़ी देर पहले। एक होता है हिंज जॉइंट जो नी में बनता है, जब नी नीचे हमारी जो बोन्स होती हैं टिबिया फिबुला उनमें से किसी एक के साथ अटैच होता है तो नी जॉइंट। और पाइवेट जॉइंट होता है ये एटलस और एक्सेस वाला, जिससे हाँ या ना करने में स्पेशली ज़्यादा हमें मदद मिलती है, तो एटलस और एक्सेस उसे पाइवेट कहते हैं, C1 और C2 बेसिकली। ऐसे ही बिटवीन द कार्पल जो ये 8 बोन है यहाँ पर आपस में इन 8 का जो कलाई पे ज्वाइंट होगा उसे ग्लाइडिंग बोलते हैं। और जो मेटाकार्पल और कार्पल का जो ज्वाइंट होता है बेसिकली, यानी कि कलाई वाली जो ये वाली बोन है और इसका फेलेंजेस वाली का, इन फेलेंजेस कह रहा हूँ सॉरी, जो थंब के पास हमें दिख रहा है कि इधर कार्पल्स भी होंगी और इधर ये मेटाकार्पल भी है, तो कार्पो मेटाकार्पल जो ज्वाइंट होता है जो हम सैड मूवमेंट के टाइम पे काम करते हैं करने के लिए, उसे सैडल ज्वाइंट कहते हैं। तो सैडल ज्वाइंट हो गया मेरा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइडिंग हो गया, बॉल एंड सॉकेट, हिंज और पाइवेट हो गया। फिर आ गए हम डिसऑर्डर्स पर। पहला डिसऑर्डर होता है माइस्थीनिया ग्रेविस। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है इस पर आकर ऊपर से न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करना था, लेकिन वो बाइंड ही नहीं कर पाया क्योंकि जो रिसेप्टर्स थे उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन जाती हैं, तो रिसेप्टर काम ही नहीं कर पाते हैं, उसको माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं। इसके अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ये रिसेप्टर्स काम नहीं कर पाते हैं यहाँ पर, और फैटीग वीकनेस ये सब होगा ही, क्योंकि जब मसल सिग्नल ही नहीं पाएगी ब्रेन से तो पैरालिसिस उसमें आना ही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वो ऑटोइम्यून था बेटा, ये जेनेटिक है, जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑटोइम्यून होता है। जेनेटिक के अंदर प्रोग्रेसिवली स्केलेटल मसल्स धीरे धीरे डिजेनरेट होती रहती हैं क्योंकि डिस्ट्रोफिन नाम का प्रोटीन बहुत अच्छे से इसमें नहीं बना होता है, इसलिए। टेटनी के अंदर रैपिड स्पाज्म्स होते रहते हैं, बार बार मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहती है विदाउट प्रॉपर रिलैक्सेशन, लो कैल्शियम आयन के कारण ऐसा होता है। ऑलवेज एसोसिएट विद लो कैल्शियम, राइट। अब इसमें कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है कि भैया कॉन्ट्रैक्शन तो कैल्शियम ज़्यादा होने से हो रही थी, तो एक्चुअली इस केस में कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल घट जाती है मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की, तो ताकि थोड़े बहुत चेंज पे जो जनरली वैल्यू -70 से -55 जब आती है तभी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है या न्यूरॉन्स में एक्साइटेशन होती है, वो यहाँ पर -70 से -68 में भी हो रही है, इसलिए कम कैल्शियम होने के बावजूद भी बार बार कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं। आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, जैसे आर्थ्रोपोडा होता है जॉइंटेड अपेंडेजेस। गाउट इज जॉइंट इन्फ्लेमेशन ड्यू टू यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। एंड लास्ट इज ऑस्टियोपोरोसिस, बोन में पोर्स बनने लगते हैं क्योंकि एज के साथ एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। किसका लेवल कम हो जाता है एज के साथ बेटा? एस्ट्रोजन। एस का लेवल कम होने से, एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से हमारी बॉडी में एक सेल होता है ऑस्टियोक्लास्ट, उसको फ्री हैंड मिल जाता है, उसका रेशियो अच्छा हो जाता है, तो वो बोन को रीअब्जॉर्ब करने लगता है, बोन को अंदर से खाली करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स की दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है बेटा। फिर ये समरी आ गई देखो, सूचर, वर्टिब्रा, साइनोविल, ग्रेविस, टेटनी, गाउट एंड ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखो बेटा ये वाला चैप्टर भी हमने पूरा कर लिया है। हमने मसल से स्टार्ट किया था और हमने एंड करा है जॉइंट्स के ऊपर इसे ले जाकर। आप इसको पढ़िएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ पूछिएगा। इस चैप्टर में हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मेन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। अरेंजमेंट एक्टिन मायोसिन की कैसे होती है उस पर थोड़ी सी हमने फटाफट बात कर ली। फिर हमने उस पर बात करी जो हमने लास्ट में जॉइंट्स वगैरह देखे, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केलेटन के डिसऑर्डर्स देखे, टाइप ऑफ जॉइंट्स भी देखे। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बेटा।